हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे जेटीएम लेक्चर्स में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई में भी अच्छी तरह से लग गए होंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इस चैप्टर की यह फर्स्ट वीडियो है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों से यह बताना चाहूंगा कि यही चैप्टर आप लोग पिछले साल 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और इस नाम से पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह युग्म शब्द उस चैप्टर में नहीं, केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से आप लोग इसी चीज को पढ़े हैं और जो कुछ भी पढ़े हैं उसको यूज करते हुए आगे हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जहां भी ये नाम आता है दो चर वाले समीकरण, इसका अर्थ यह है कि ऐसा समीकरण होगा जिसमें दो चर होंगे, चाहे वह चर एक्स और वाई हो, यू और वी हो, एस और टी हो, या जो हो। समीकरण में दो चर होने चाहिए। रैखिक समीकरण का मतलब यह होता है कि उस चरों पर घात +1 होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा समीकरण हमारे सामने मिलता है कि दो चर होते हैं और मान लो थोड़े समय के लिए कि वो दोनों चर एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स पर भी अगर +1 घात ही है और वाई पर भी +1 घात ही है, तो ऐसे समीकरणों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसलिए रैखिक नाम दिया जाता है क्योंकि ऐसे समीकरणों का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ पेपर पर इस समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इन्हें हम रैखिक समीकरण नाम से भी जानते हैं। अब ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े हैं, क्लास 9th में इसका एक सामान्य रूप या मानक रूप आप लोग पढ़े हैं, जो ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। यहाँ x और y ये दोनों चर हैं और a, b और c ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसमें यह भी प्रतिबंध होता है कि a और b शून्य नहीं होने चाहिए। भले ही यह c शून्य भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन यह a और b शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो आप लोग समीकरण पढ़े हैं, यही कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन चूंकि यहाँ क्लास 10th में हमें समीकरण के साथ युग्म शब्द लगा हुआ है और युग्म का अर्थ होता है पेयर, यानी दो ऐसे समीकरण होने चाहिए। तो जब दो समीकरण ऐसे होते हैं तो दोनों को अगर हम लिख दें कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, तो दोनों समीकरणों में हमें कोई अंतर स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने के लिए हम जो यह सामान्य रूप प्रयोग में लाते हैं, एक फर्स्ट समीकरण के लिए हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0। यह हमारा पहला समीकरण होता है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0 यह दूसरा समीकरण होता है। तो यही जब ये दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दे दिए जाए एक साथ, तो इसी का अध्ययन हमें इस क्लास 10th में करना है। और ये चूंकि दो समीकरण होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रखा गया है। तो यहाँ हम कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं जो इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने के लिए रीढ़ की हड्डी सिद्ध होगी। तो इन्हें आप लोग ध्यान से सुने और एक एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करें। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यह है
कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप, जो अभी अभी बताया हम, यही इनका सामान्य रूप होता है। इसी रूप से हमको दो समीकरण दे दिए जाते हैं। अभी बताया जैसे कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये संख्याएं हमको दोनों समीकरणों में अलग अलग मिल सकती हैं, लेकिन अगर कुछ भी संख्याएं यहाँ A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के स्थान पर भरा जाए तो इस तरह से जो दो समीकरण हमको मिलेंगे, यही दो चरों के रैखिक समीकरण जो होता है सामान्य रूप होते हैं। यानी इस सामान्य रूप में हमें केवल A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के अलग अलग मान पुट कर देना है और हमको अलग अलग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो प्राप्त होते चले जाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा जो मेन है यहाँ पर, कि जैसे अभी अभी हम यहाँ लिखे थे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, ऐसा जब कोई एक समीकरण हमको दिया रहता है और पूछा जाता है कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हैं, तो यह भी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। अगर वो एक समीकरण दिया गया है और तब पूछा जाए कि इसके कितने हल होंगे, तो यही उसका आंसर होगा कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंततः अनेक हल प्राप्त होगा। इसलिए कि उसको हल करने का यही मेथड होता है कि जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 दिया रहता है तो हम एक चर का अपनी इच्छा से कोई मान भर लेते हैं वास्तविक संख्या, और जैसे ही हम एक चर का मान कोई पुट करते हैं तो अपने आप उस समीकरण को हल करने पर दूसरे चर का मान भी प्राप्त हो जाता है, और इस तरह से जो दोनों चरों के मान प्राप्त होते हैं वही उस रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। तो जब हमें एक चर का अपनी इच्छा से स्वेच्छ मान ही भरना है, तो वास्तविक संख्याएं हमारे पास बहुत हैं, अनंत हैं, अनेकों हैं, तो हम उसमें से किसी भी एक संख्या को एक चर के स्थान पर पुट कर देंगे और उसके बाद जब उस समीकरण को हल करेंगे तो हमें दूसरे चर का मान भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह उस समीकरण को हल करने की यह लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी और एक चर के प्रत्येक मान के लिए दूसरे चर का भी एक मान प्राप्त होगा, और इस तरह से जो दोनों चरों के मान मिलते चले जाएंगे वह उस समीकरण के हल कहलाते चले जाएंगे। इसी कारण से बच्चों ऐसा माना गया है कि जब कोई दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दिया हो तो उसके अनंततः अनेक हल होते हैं। लेकिन जब हम इस क्लास 10th में पहुंचेंगे तो हमको दो दो समीकरण दिए जाएंगे और दोनों समीकरणों को हल करने का मतलब कि हम इन दोनों समीकरणों से x और y का ऐसा मान प्राप्त करें जिससे ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाए। प्रथम समीकरण भी संतुष्ट हो जाए, द्वितीय समीकरण भी संतुष्ट हो जाए, उसी को हम इस समीकरण युग्म का हल कहेंगे। और जब ये रैखिक समीकरणों का यह युग्म दिया रहता है तो हमारे सामने तीन प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं, जिसे हम इस सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के हल प्राप्त होने की निम्न तीन संभावित स्थितियां। यानी अगर ये दो समीकरण हमको दिए गए हैं और इनको हल करने को कहा जाए तो तीन स्थितियां हमारे सामने हैं। इन तीनों स्थितियों में से कोई एक ही स्थिति ऐसी मिलेगी जिसमें हम ये बता सकते हैं कि इस समीकरण युग्म के हल कैसे प्राप्त होंगे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ये है, इसमें हम ये जो देख रहे हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इन वास्तविक संख्याओं का ही हम अनुपात बनाते हैं। तो फर्स्ट केस में हम ये अनुपात बनाते हैं कि यदि A1 बाई A2 और B1 बाई B2, अब यह A1 A2 B1 B2 C1 C2 वहां समीकरण से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। तो अगर हम A1 बाई A2 का मान निकाल लें, B1 बाई B2 का मान निकाल लें, और यदि ये दोनों मान इक्वल न मिले तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये तीन परिणाम हमको मिलते हैं।
फर्स्ट परिणाम तो यह हमको मिलता है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल प्राप्त होने का मतलब कि केवल एक हल प्राप्त होता है। सेकंड रिजल्ट ये हमको मिलता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम ये कहते हैं कि समीकरण युग्म संगत कहलाता है। और इस स्थिति में थर्ड एक रिजल्ट हम पाते हैं, जिसको हम यहाँ सी करके मेंशन किया है, कि समीकरण युग्म के ग्राफ से प्राप्त रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती है। यानी अगर दो समीकरण हमको ऐसे दिए गए हैं जिसमें a1/a2 और b1/b2 इन दोनों अनुपातों के मान बराबर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन दोनों समीकरणों के अलग अलग ग्राफ खींचे ग्राफ पेपर पर, तो वो दोनों ग्राफ की रेखाएं परस्पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं, एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस आधार पर जो हम a b c करके ये तीन परिणाम लिखे हैं, इनमें से हर परिणाम ही एक क्वेश्चन बन के तुम्हारे सामने आ सकता है। दो समीकरण दे दिए जाए और पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इस समीकरण युग्म के कितने हल प्राप्त होते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यह भी पूछा जा सकता है कि समीकरण युग्म के ग्राफ से प्राप्त रेखाएं परस्पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित होती हैं। यानी जो हर एक ए बी सी करके जो तीन पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, हर पॉइंट ही अपने में एक क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए यहां हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अगर ये स्थिति बनती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है ए बी सी से, तो आप लोग इसको याद रखें और बता सकें कि इस स्थिति में हम क्या उत्तर देंगे। सेकंड एक स्थिति यह आती है कि a1/a2 और b1/b2 के मान तो आपस में इक्वल हो जाते हैं, लेकिन जो c1/c2 का मान हम निकालते हैं, वह मान इन दोनों के बराबर नहीं होता है। जिसको हम ये कहेंगे कि a1/a2 इक्वल्स b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो इस स्थिति में ये तीनों जो परिणाम ऊपर हम पाए हैं, इन परिणामों में क्या परिवर्तन होता है, अब हम क्या उत्तर देंगे इसमें। तो जो फर्स्ट आंसर हमारा मिलता है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं प्राप्त होता है। ये इसकी मैचिंग है। यहाँ पर इस केस में हम लिख रहे हैं कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, और अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो हम लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं प्राप्त होता है। सेकंड हम लिखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं प्राप्त होता है, ये वाली स्थिति अगर बनी है, तो हम कहते हैं कि समीकरण युग्म असंगत है। यानी समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। इस ऊपर वाली स्थिति में समीकरण युग्म संगत कहलाएगा, और इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत कहलाएगा। और जो सी पॉइंट है, जो ग्राफ से संबंधित है, यहाँ हम पाते हैं कि समीकरण युग्म के ग्राफ से प्राप्त रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ ऊपर वाली स्थिति में दोनों ग्राफ की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं, और इस स्थिति में दोनों समीकरणों से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदित नहीं होती। तो ये तीन स्थितियां बनी इस केस में कि यदि a1/a2 इक्वल्स b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। और थर्ड जो केस बनता है, इसमें ये तीनों ही अनुपात इक्वल हो जाते हैं। जो वैल्यू हमको a1/a2 का मिलेगा, वही b1/b2 का मिलेगा, वही c1/c2 का मिलेगा। यानी अगर ये तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण युग्म है, यह संगत कहलाता है, या इसको आश्रित भी कहते हैं। दूसरी स्थिति हम पाते हैं कि समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ फर्स्ट पोजीशन में समीकरण युग्म का एक हल मिला, सेकंड वाले में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिला, और थर्ड वाली स्थिति जब पैदा होती है
तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। और थर्ड स्थिति जो ग्राफ से संबंधित है, उसमें हम पाते हैं कि समीकरण युग्म से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं समपाती होती है। समपाती होने का मतलब कि दोनों समीकरणों से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाती है, यानी दोनों समीकरणों से हमें अलग अलग रेखाएं नहीं मिलती, बल्कि दोनों समीकरणों का ग्राफ एक ही रेखा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि समीकरण युग्म से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं समपाती होती है। तो ये तीन स्थितियां हैं बच्चों, और इन तीनों स्थितियों पर जो हम तीन तीन परिणाम लिखे हैं, इसमें से हर परिणाम को एक प्रश्न बना करके तुमसे पूछा जा सकता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे और उनमें से या तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि समीकरण युग्म का कितने हल हैं, या समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, या समीकरण युग्म से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं, कि समपाती हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आ सकता है, या सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा कि ये जो तीन स्थितियां हैं, इसमें कौन सी स्थिति बन रही है, तो हम उससे संबंधित क्या उत्तर दे सकते। और एक थर्ड पॉइंट है कि इतना जान लेने के बाद बच्चों अब हमें इस तरह से दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना पड़ेगा, और हल करके इसमें हमें x और y का ऐसा मान बताना होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। उसी x और y के मान को हम इस समीकरण युग्म का हल करें। तो इस समीकरण युग्म को हल करने की यहाँ पर मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक विधि को हम कहते हैं ग्राफीय विधि, और दूसरी विधि को कहते हैं बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि तो दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ की रेखाएं खींचनी पड़ती है, और ग्राफ की रेखाएं खींच करके अब ये देखना पड़ता है कि ग्राफ की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, या एक दूसरे के समांतर हैं, या समीकरण युग्म से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं समपाती हैं। तो जैसी स्थिति बनती है वैसा हम उस समीकरण युग्म का आंसर देते हैं। और जो बीजगणितीय विधि है, इसमें हमें तीन विधियां देखने को मिलती हैं। एक विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरे को कहते हैं विलोपन विधि, और तीसरे को कहते हैं वज्र गुणन विधि। तो ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां हैं, इन विधियों का अध्ययन हम लोग जब अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां पर, और उसमें भी मुख्य रूप से 3.1 में हमें इस ग्राफीय विधि का यूज करना है, और जो 3.2 और उसके आगे के जो एक्सरसाइज है उनको हल करने के लिए हमें इन बीजगणितीय विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि अभी अभी जो भी चीजें हम बताए हैं वह समझ में आया होगा, और यह तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा जब आप लोग इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले करके इनको वर्ड बाय वर्ड रट जाए। अगर समझने से याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आता है तो इनको आप लोग वर्ड बाय वर्ड लर्न कर लें। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है उनके प्रश्नों को थोड़ा सा हिंट कर देने पर आप लोग इजीली स्वयं ही हल कर लेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट अभी टेकअप किए हैं। प्रश्न ये है बच्चों की, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी जो भी हमें प्रश्न में समस्याएं दी गई हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, शर्तें दी गई हैं, उनके आधार पर हमें दो चरों में
दो रैखिक समीकरण बनाना है, क्योंकि यहाँ रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए कहा गया है। और सेकंड ये भी है कि वो समीकरण युग्म बनाने के बाद उन्हें हमें ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो चूंकि यह फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के हमारी बातों को सुने और समझने का प्रयास करें कि हम दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म दिए होने पर किस प्रकार उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के लिए खूब ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न यह है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। समझ में आ रहा होगा कि एक गणित की पहेली प्रतियोगिता हुई है, जिसमें क्लास 10th के 10 विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए हैं, 10 विद्यार्थी भाग लिए हैं। आगे कहा जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी स्टेटमेंट को पढ़ करके बच्चों हमें दो समीकरण बनाने हैं। तो फर्स्ट तो हमें यह देखना चाहिए कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, हम इनमें से किसी की भी संख्या को x मान सकते हैं और दूसरे की संख्या को y मान सकते हैं। अगर हम लड़कों की संख्या x मानते हैं तो लड़कियों की संख्या को y मान लेंगे, या अगर लड़कियों की संख्या को ही x माना जाता है तो लड़कों की संख्या को y माना जाए। इस तरह से हम अपने सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन लिखेंगे। हम यहाँ लड़कियों की संख्या को x माने हैं कि माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। अलग अलग हम मान लिए। अब यहाँ दो शर्तें होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। तो हम प्रथम शर्त के अनुसार ये लिखेंगे। हमारी पहली शर्त यह है कि हमारे टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। इस 10 में से ही हम लड़कियों की संख्या को x माने हैं और लड़कों की संख्या को y माने हैं। इसका मतलब कि अगर हम x और y दोनों को ऐड करें तो हमें 10 मिलना चाहिए। तो इस प्रथम शर्त के अनुसार हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, x + y = 10। इसको हम एक समीकरण का नंबर लगा लेंगे। द्वितीय शर्त के अनुसार, और दूसरी शर्त यह बताई गई है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब यहां से भी एक समीकरण हमको मिलेगा। देखो बच्चों, लड़कियों की संख्या जो यह x है, यह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब कि जब यह x 4 अधिक है और यह y 4 कम है, तो जब हम x में से y को घटाएंगे तो हमको 4 मिलना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हम लिखेंगे कि द्वितीय शर्त के अनुसार हमारी दूसरी कंडीशन यह है कि हम इस लड़कियों की संख्या x में से लड़कों की संख्या y को माइनस करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। इस तरह से x - y = 4, यह हमारा सेकंड समीकरण बन गया। जब ये दो समीकरण बन गए तो हमारे प्रश्न का यहां तक का पार्ट कंप्लीट होता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमारे रैखिक समीकरणों के युग्म बन गए, अर्थात दो समीकरण हमें मिल गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को या इस समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो चूंकि यह फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना है कि कैसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। पहली बात तो यह समझना है बच्चों, ये जो
समीकरण है x प्लस वाई इक्वल्स 10। यह दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण का मतलब कि जब हम इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसी तरह से जब हम समीकरण 2 का भी ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इतनी बात समझे रहना है। अब ये देखना है कि हम इस समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे। तो देखो बच्चों, जब हम कह रहे हैं कि इस समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी, तो एक सरल रेखा खींचने के लिए हमें दो पॉइंट अगर मिल जाए और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम रेखा खींच देते हैं तो वह रेखा हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। अब दो पॉइंट हमको कैसे मिलेंगे, ये दो पॉइंट हम बता चुके हैं कि इस तरह के जो एक एक समीकरण होते हैं, जैसे समीकरण 1 मिला है या समीकरण 2 मिला है, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। अगर हमको एक ही कोई समीकरण दिया गया है तो जब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे तो हमें केवल इसके दो हल प्राप्त करने हैं और उन दोनों हल को दो बिंदु मान करके ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेना है। अभी भी मेरी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी, तो अब सुनो बच्चों, यहां दो हल प्राप्त करने के लिए इस समीकरण में एक बार x का वैल्यू 0 रखो तो y का कुछ वैल्यू मिलेगा, एक हल प्राप्त हो जाएगा। फिर इस y का वैल्यू अगर 0 रखो तो x का वैल्यू कुछ मिल जाएगा। इस तरह से एक बार समीकरण में x का मान 0 रख दो, y का मान मिलेगा, तो जो x और y का मान मिला वह इस समीकरण का एक हल हुआ, अर्थात उससे हम ग्राफ पेपर पर एक बिंदु पाएंगे। जब हम y का मान 0 रखेंगे और x का मान पाएंगे, यह हमारे इस समीकरण का दूसरा हल होगा और उस दूसरे हल से भी हम ग्राफ पेपर पर एक बिंदु पाएंगे। और जब इन्हीं दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे तो जो हमें सरल रेखा मिलेगी वह रेखा इस समीकरण 1 का ग्राफ कहलाएगी। तो देखो, हम इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। हम यहां ले लेंगे कि समीकरण 1 से यदि x इक्वल्स 0, अगर हम यहाँ x का मान 0 भर दिए तो यहाँ यह 0 हो गया, हमें मिला y इक्वल 10। तो अगर x इक्वल्स 0 भरे तो y का मान हमको 10 मिला। और इसी समीकरण में जब हम y का मान 0 भर देंगे तो हमें x इक्वल्स 10 मिलेगा। ये हो गया कि और यदि y इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स 10। इस तरह से हमें ये x के दो मान प्राप्त हुए, एक मान मिला 0 और एक मान मिला 10। और इसके संगत y के भी दो मान मिले। जब x का मान 0 है तो y का मान 10 है, और जब x का मान 10 है तो y का मान 0 है। ऐसा दो मान प्राप्त कर लेने के बाद बच्चों इस तरह का हम एक टेबल बना लेंगे। यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ पर y लिख लेंगे। पहली बार में हम x का क्या मान भरे हैं और y का क्या मान मिला है यह नोट कर लेंगे। तो हम x का मान 0 भरे हैं तो y का मान 10 मिला है। यहाँ x वाले खाने में 0 और y वाले खाने में 10 रख लेंगे। फिर दूसरी बार में यह y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 10 है। x का वैल्यू 10 है तो यहाँ x वाले खाने में हम 10 रख लिए और y वाले में 0 रख लिए। इस तरह से हमारे समीकरण 1 से यह एक टेबल मिल जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम समीकरण 2 ले लेंगे। ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो हम पाएंगे माइनस वाई इक्वल्स 4। जब यह माइनस इधर आएगा तो हमें y का मान मिलेगा -4। यानी जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू -4 होगा। और जब इस y का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये -0 होकर खत्म हो जाएगा, मिलेगा x इक्वल्स 4। यानी जब y इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स 4। इस तरह से समीकरण 2 से भी हमको x के दो मान मिले, एक 0 और एक 4, और y के दो मान मिले, एक -4 और एक 0। तो इन मानों से भी हम एक यहाँ टेबल बना लेंगे। ये x y हो गया। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -4 है, 0 और -4। और जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 0 है। ऐसा यह समीकरण 2 से भी हम एक टेबल बना लिए।
इतना करने के बाद बच्चों हम अपने ग्राफ पेपर पर आएंगे। ग्राफ पेपर पर इस तरह की एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे जो हमारे एक्स अक्ष का काम करेगा, और इस तरह एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे जो वाई अक्ष का काम करेगा। और आप लोग 9th क्लास में यह पढ़ चुके हैं कि जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु से इधर के एक अक्ष को धनात्मक एक्स अक्ष, इधर के एक अक्ष को ऋणात्मक एक्स अक्ष, मूल बिंदु से ऊपर के वाई अक्ष को धनात्मक वाई अक्ष और मूल बिंदु से नीचे के वाई अक्ष को ऋणात्मक वाई अक्ष, ऐसा मानते हैं। और हमें इन्हीं बिंदुओं को इस पर प्लॉट करना है, लोकेट करना है, दिखाना है। तो देखो समीकरण 1 से के टेबल पर ध्यान दो। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू +10 है। तो यही जो हमारा मूल बिंदु है, यह x अक्ष का भी 0 शो करता है और y अक्ष का भी 0 शो करता है। x अक्ष का 0 यही हो गया और y अक्ष का +10 यहां से ऊपर चलने पर मिलेगा। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर जिस बिंदु को हम a से डिनोट किए हैं, यही बिंदु 0, 10 को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, x अक्ष पर +10 और y अक्ष पर 0। x अक्ष पर +10 ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया जहां हम b लिखे हैं। और चूंकि y अक्ष, y का मान 0 है तो y का मान 0 यहीं पर मिलेगा, इसलिए जो यही बिंदु होगा x अक्ष पर जिसका नाम b है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 10, 0। जब हम इन दोनों बिंदुओं को यहाँ ग्राफ पेपर पर लोकेट कर दिए तो अब हम इस a को और b को मिलाते हुए सरल रेखा खींच देंगे और यही रेखा जो हमको ए बी मिल रही है, यह हमारे समीकरण 1 का ग्राफ कहलाएगी। सेम इसी तरह अब हम अपने दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ खींचने का प्रयास करेंगे, जिसमें x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -4 है। अब समझ आ रहा होगा कि x का वैल्यू 0 यही है और y का वैल्यू -4 है, तो हमें नीचे आना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4। तो यहाँ जो यह पॉइंट हमको दिख रहा है, जिस पॉइंट को हम C से डिनोट किए हैं, यही पॉइंट हमारा 0, -4 को निर्देशित करेगा। और सेकंड में x का वैल्यू +4 है और y का वैल्यू 0 है, यहाँ +4 1 2 3 4 मिलेगा। और चूंकि y का वैल्यू 0 है तो ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे, यही पॉइंट जिसको हम d से डिनोट किया है, ये हो जाएगा 4, 0। इस तरह से समीकरण 2 के लिए एक पॉइंट हमको यह मिला C और एक पॉइंट मिला D। इन दोनों को मिलाते हुए ये जो हम सरल रेखा पाएंगे CD, यह रेखा हमारे समीकरण 2 का ग्राफ कहलाएगा। इस तरह से जब हम दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे तो बच्चों और ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये दोनों ग्राफ की सरल रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं। तो स्पष्ट है कि ये दोनों ग्राफ की रेखाएं इस बिंदु E पर प्रतिच्छेदित होती हैं। और याद रखना बच्चों कि जहां पर भी ये दोनों ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, वहीं पर हमारे रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त होता है। इसमें इस जो ई बिंदु हमें मिला है, इसका निर्देशांक जानने के लिए हम ई से सीधे x अक्ष पर लंब डालेंगे और जो संख्या यहाँ मिलेगी वहां फर्स्ट नंबर पर लिख देंगे और कामा लगा करके यहाँ से सीधे हम y अक्ष पर लंब डालेंगे और यहाँ जो हमें संख्या मिलेगी उसको हम कामा लगा करके सेकंड नंबर पर लिख लेंगे। इस तरह से जो हमें बिंदु ई के निर्देशांक मिले 7, 3, यही 7 और 3 हमारे इस क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। जो फर्स्ट नंबर मिला है जिसको कि हम x माने हैं, वह लड़कियों की संख्या है और जो सेकंड नंबर पर जो संख्या मिली है वह लड़कों की संख्या y है। इस तरह से यहाँ लड़कियों की संख्या हमको 7 मिली और लड़कों की संख्या 3 मिली। और हम नीचे स्पष्ट कर देंगे कि चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं बिंदु ई
7,3 पर प्रतिच्छेदित होती हैं, अतः लड़कियों की संख्या x इक्वल्स 7, लड़कों की संख्या y इक्वल्स 3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और यही समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करने का मेथड होता है बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना समझ में आ गया होगा। तो अगर यह समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इस क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपीज है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपीज है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमें दो अज्ञात राशियां हैं वह है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। इन्हीं दोनों अज्ञात राशियों में से हम एक पेंसिल के मूल्य को x मान लेंगे और एक कलम के मूल्य को y मान लेंगे और इस तरह लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। फिर हम इन प्रश्न में दिए गए दो शर्तों के आधार पर समीकरण बनाएंगे। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। पहली शर्त यह दी गई है प्रश्न में कि पेंसिल की संख्या 5 है और कलमों की संख्या 7 है और इनका मूल्य 50 रुपीज है। तो बच्चों अगर हम एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये मानते हैं तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा और इसी तरह एक कलम का मूल्य अगर हम y रुपये मानते हैं तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। और तब जो हमारा इस प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण बनेगा वो होगा 5x प्लस 7y। या 5x 5 पेंसिल का मूल्य हो गया, 7y 7 कलमों का मूल्य हो गया और ये दोनों मिलजुल करके 50 रुपये जाए। तो इस तरह से 5x प्लस 7y इक्वल्स 50, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। इसी तरह द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त यह है कि पेंसिल की संख्या 7 हो गई और कलमों की संख्या 5 हो गई। तो सेम इसी तरह अब पेंसिल 7 हो गई तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x और कलमें 5 हैं तो 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y और इस तरह से 7 कलमों और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जोड़ने पर 7x प्लस 5y होगा, जो हमें प्रश्न में 46 रुपये दिया हुआ है। हम लिख लेंगे यहाँ कि 7x प्लस 5y इक्वल 46। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। यहां तक हमारा प्रश्न बन गया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अब हमें जो इस प्रश्न का सेकंड पार्ट है कि उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए फिर जैसे हम इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में समझाए हैं आप लोगों को, यहाँ हम इन दोनों समीकरणों में से बारी बारी से हम पहले समीकरण 1 ले लेंगे और 1 में x का कुछ मान भरेंगे, y का मान निकालेंगे, फिर x का कोई दूसरा मान भरेंगे, y का मान निकालेंगे। इस तरह कुल मिलाकर के x के 2 मान और उसके संगत y के 2 मान की जरूरत है। तो बच्चों यहाँ एक चीज और मैं रिमाइंड करा देना चाहूंगा कि फर्स्ट पार्ट में हम बताए हैं कि ये x और y के 2 मान प्राप्त करने के लिए सबसे इजी मेथड यह होता है कि एक बार x का मान 0 रख दो तो y का मान निकाल लो और एक बार y का मान 0 रख के x का मान निकाल लो। इस तरह से बहुत ही आसानी से x के भी 2 मान मिल जाते हैं और y के भी 2 मान मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी यह 0 मान भरने पर थोड़ी कठिन समस्या पैदा हो जाती है। जैसे यहीं पर देखना है कि अगर हम x का मान 0 भरते हैं
यह पूरा 5x 0 हो जाएगा। ऐसे में हमको मिलेगा 7y इक्वल्स 50, और जब 7y इक्वल्स 50 मिला तो y का वैल्यू मिलेगा 50/7। अब यहाँ ग्राफ खींचते समय या ग्राफ खींचने के पहले जो हमें बिंदुओं को प्लॉट करना होता है, एक सवाई तल पर बिंदुओं को प्रदर्शित करना होता है, उसमें बच्चों अगर एक सवाई के मान भिन्न में आ जाते हैं तो उनको प्रदर्शित करने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। इसलिए आसानी से अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि x और y के जो दो मान मिल रहे हैं हमको, ये पूर्णांक में मिले, क्योंकि हम यहाँ इस x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी पूर्णांकों में ही मान अंकित किया है। तो अगर x और y के मान पूर्णांकों में मिलते हैं तो उनको प्रदर्शित करना आसान हो जाएगा। इस कारण से हमें यहाँ इस x का मान 0 नहीं भरना है, बल्कि ऐसी कोई संख्या भरना है कि y का मान हमको पूर्णांक में मिले। तो देखो बच्चों, अगर हम x का मान 3 भरते हैं, इस 5x का मान 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यह 15 आ करके इधर 50 में से माइनस होगा तो इधर 35 मिलेगा, और तब हम पाएंगे कि 7y इक्वल्स 35, तो y इक्वल्स 5, क्योंकि 35 7 से डिवाइड होगा तो 5 मिलेगा। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम x का मान 3 भरते हैं तो y का मान 5 मिलता है, और यह 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक हैं। इनको हम अपने इस ग्राफ पेपर पर आसानी से लोकेट कर सकते हैं। एक मान हम यही ले लें कि समीकरण 1 से यदि x इक्वल्स 0 तो y इक्वल्स 5। एक मान मिल गए x और y के। दूसरा मान पाने के लिए अगर हम y का मान 0 भर देते हैं यहाँ पर, तो 7y 0 हो जाएगा, और तब हमको मिलेगा 5x इक्वल्स 50। तो यहाँ बड़े ही आराम से हम x का मान 50/5 मीन्स 10 पा सकते हैं। तो हम सेकंड केस में y का मान 0 भर देंगे तो x का मान हमको 10 मिलेगा। इस तरह से समीकरण 1 से हमको x के 2 मान पुट करने पर y के 2 मान मिल जा रहे हैं। तो इन दोनों मानों से जैसे हम इस प्रश्न के भाग 1 में टेबल बनाए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी टेबल बना लिए। x y लिख लिए, x के हमें 2 मान मिले हैं, एक 3 और एक 10, और y के 2 मान मिले हैं, एक 0 और एक 5। तो यहाँ 0 और 5 मतलब जब x का मान 3 है तो y का मान 5 है, और जब x का मान 10 है तो y का मान 0 है। ऐसा हम एक टेबल बना लिए। ठीक इसी तरह अब हम यह समीकरण 2 ले लेंगे, और 2 में भी अगर हम x का मान 3 भरते हैं तो यह 7 3 या 21 होगा, या 21 आ करके अगर इसमें से माइनस होता है तो इस पक्ष में हमको 25 मिलेगा। तो 5y इक्वल्स 25, तो y इक्वल्स 5। इस तरह से इसमें भी हमको मिल रहा है x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5। दूसरा मान पाने के लिए हम इस x का मान अगर -2 भरते हैं तो 7 में -2 का मल्टीप्लाई हो, माइनस में 14 बनेगा। क्या माइनस का 14 अगर इधर हम ट्रांसफर करते हैं तो इसमें ऐड होकर के 60 हो जाएगा। तो हम पाएंगे कि 5y इक्वल्स 60, तो y इक्वल्स 60/5 करेंगे तो हमको y का वैल्यू 12 मिलेगा। इस तरह से हमको इस समीकरण 2 से दूसरे जो मान मिले, x इक्वल्स -2 तो y इक्वल्स 12। इस समीकरण 2 से भी x और y के मानों का एक टेबल बना लिया हम। यहाँ x और y, जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 5 है, और जब x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 12 है। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से हमको 2 टेबल मिल गए। अब हमें जरूरत है कि इस ग्राफ पेपर पर इन दोनों बिंदुओं को अंकित करें। तो पहले इसको अंकित किया जाए। देखो बच्चों, इसमें x का वैल्यू है +3, तो हम ढूंढे +3 कहाँ है x अक्ष पर। 1 2 3 ये है। यहां से हम सीधे एक लंबवत रेखा ऊपर की तरफ लेकर चले जाएंगे, और y का वैल्यू 5 है। यहाँ 1 2 3 4 5, इस 5 से एक रेखा इधर लेकर आएंगे,
जहां पर यह 3 से ऊपर की तरफ खींची गई रेखा और 5 से इधर की तरफ खींची गई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, वही हमारा बिंदु होगा 3, 5, जिस बिंदु को हम ए से डिनोट किए हैं। इस तरह से हमारा यह 3, 5 लोकेट हो गया। अगला पॉइंट है x का वैल्यू +10 है और y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू +10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां मिल रहा है, और चूंकि y का वैल्यू 0 है तो y का 0 यहीं पर है, इसलिए यही पॉइंट हो गया 10, 0, जिसे हम b से डिनोट किया है। और जब ये दोनों पॉइंट लोकेट हो गए, इन दोनों को मिलाते हुए हम ये जो रेखा खींच रहे हैं यहाँ ए बी, यह रेखा इस हमारे समीकरण 1 का ग्राफ कहलाएगा। सेम इसी तरह अब हम समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को लोकेट करेंगे। इसमें भी x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 5 है, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, मतलब जो हम पॉइंट ए पाए हैं वही पॉइंट हमारे समीकरण 2 के लिए भी मिल रहा है 3, 5। तो एक पॉइंट तो पहले से यहाँ लोकेट है, वही हमारे दूसरे समीकरण के लिए भी हो गया। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है -2, 12, या x का वैल्यू -2 है, तो -2 के लिए हमें इस मूल बिंदु से इधर बढ़ना पड़ेगा। -1, -2 ये है। यहाँ -2 से जैसे यहाँ 3 से ऊपर रेखा खींचे, इसी तरह यहाँ -2 से भी ऊपर एक लंबवत रेखा खींच लेंगे। और y का वैल्यू 12 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो है यहाँ से एक ऐसी लंबवत रेखा खींच लेंगे, ये रेखा और ये रेखा जहां प्रतिच्छेद कर देगी वही हमारा पॉइंट -2, 12 होगा, जिसे हम सी से डिनोट किया। अब इस दूसरे समीकरण से भी एक पॉइंट ए मिला और एक पॉइंट सी मिला। इस ए और सी को मिलाते हुए जो ये हम रेखा पा रहे हैं, यह रेखा हमारे दूसरे समीकरण का ग्राफ कहलाएगा। इस तरह से हम अपने दोनों समीकरणों से ग्राफ से प्राप्त रेखाएं खींच लिए, और हमें आंसर पाने के लिए ये देखना पड़ता है कि ये दोनों ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि यही पॉइंट ए ही है जहां ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और यह बता चुके हैं आप लोगों से कि जहां ये दोनों ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसी का जो भुज होता है वो हमारे एक चर का मान होता है, और जो कोट होता है वह दूसरे चर का मान होता है। अर्थात इस प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक प्राप्त होते हैं वही हमारे रैखिक समीकरण युग्म के हल होते हैं। यहाँ से हम पाएंगे कि यहाँ भुज 3 है, इसका मतलब कि जिस अज्ञात राशि को हम x माने हैं उस x का वैल्यू हमको 3 मिला, और जिस अज्ञात राशि को y मान चुके हैं इस y का वैल्यू हमें 5 मिला। तो लास्ट में हम यहाँ स्पष्ट किया है कि चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं बिंदु A3, 5 पर प्रतिच्छेदित होती हैं। अतः एक पेंसिल का मूल्य जो x माना गया है ये मिला हमको 3 रुपीज। एक कलम का मूल्य जो y माना गया है यह मिला हमें 5 रुपीज। इस तरह एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए, ये जो हमको प्राप्त हुआ यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कुछ इस क्वेश्चन के पार्ट 1 से और कुछ अभी अभी जो हम बताएं इससे, इन दोनों को मिला जुलाकर हमें उम्मीद है कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो बच्चों, यदि
हमारी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, ये आपको लग रहा हो कि इनसे पढ़ने में, इनकी वीडियो देखने में हमें उन लोगों को कुछ लाभ मिल सकता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने प्रेषित हो सके और उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।